प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश के संविधान में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उसके संशोधन का प्रावधान रखा जाता है और यदि संविधान में परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन नहीं किया जाएगा तो इसमें देश की जनता में असंतोष बढ़ेगा और साथ ही साथ में क्रांति द्वारा पूरे संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। इसमें भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है, किंतु इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों का अनूठा मिश्रण है। भारत का संविधान लिखित होते हुए भी नरम और कठोर नहीं है, दोनों चीज़ें इसमें मिक्स मिलती हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से संविधान में संशोधन होते हैं, उसमें भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता यानी कोमलता और कठोरता का सामंजस्य मिलता है और भारतीय संविधान में इसकी इतनी नम्यता या सरलता रखी गई है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, परंतु यह सरल सीमाओं में रखी गई हैं कि उससे संवैधानिक आदर्श बने। और भारतीय संविधान का जो एक बुनियादी स्वरूप है उसमें परिवर्तित और नष्ट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की बातें रखी गई हैं कि उसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं आई। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला, संविधान के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। इसमें भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद के लिए सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संशोधन की व्यवस्था की गई है। इन अनुच्छेदों के संबंध में संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की यह सबसे सरल विधि है। इस विधि के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ उपबंध शामिल किए गए हैं। उनमें हम बात करें अनुच्छेद 1, 3 व 4, ये राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रफल और नाम के संबंध में है। इसके अलावा अनुच्छेद 104 भाग 3 में संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है और अगला अनुच्छेद 106 जो संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसके साथ ही अनुच्छेद 169 राज्यों के द्वितीय सदन को समाप्त करना, सुसज्जित करना और 5वां अनुच्छेद 59(3) व 65(3) में राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन संबंधी है। साधारण विधि द्वारा हो सकने वाले संशोधनों से संविधान का लचीलापन स्पष्ट होता है और अब इस प्रक्रिया का द्वारा संविधान में कई बार संशोधन भी किए जा चुके हैं। अगला जो भाग है वो संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया।
इसमें संविधान के वे अनुच्छेद आते हैं जो संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। इसके संबंध में संसद के किसी भी सदन में ऐसे विधेयक का प्रस्ताव रखा जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुल सदस्यों संख्याओं की बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन को भेजा जा सकता है या भेजा जाता है। जहाँ यदि वह इस प्रकार पारित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी औपचारिक स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और वह संविधान का अंग बन जाता है। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में नहीं आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। संसद का विशिष्ट बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। तीसरे वर्ग में संविधान में के वे अनुच्छेद आते हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत और उपस्थिति मतदान के में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा उसके पश्चात उस विधेयक को राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे द्वारा स्वीकृत किया जाना जरूरी है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में कुछ विशेष संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जिसमें अनुच्छेद 54 तथा 55, संसदीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73, इसके साथ ही राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ तथा राज्यों के विधायी संबंध भाग 11 का अध्याय 1 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 80 से 81, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संबंधी उपबंध अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और कठोर है क्योंकि इन अनुच्छेदों में संशोधन से केंद्र एवं राज्यों दोनों के अधिकार क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान संशोधन इससे मिलते जुलते पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे संशोधन प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान द्वारा विहित संशोधन प्रक्रिया में कुछ ऐसी बातें हैं, विशिष्ट बातें हैं जो अन्य देशों के संविधानों में नहीं मिलती हैं। इसमें पहली बात यह है कठोर तथा लचीला संशोधन प्रक्रिया। ये भारत के संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पे कठोर तथा लचीला संशोधन होता है। इस संविधान संशोधन में किसी विशेष बहुमत की अपेक्षा होती है, उसे कठोर संशोधन प्रक्रिया कह सकते हैं। और जब संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत से पूरी हो जाती है तो उसे लचीला संशोधन प्रक्रिया कहा जाता है। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। अब बात करते हैं संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 368 में निहित विशेष प्रक्रिया में अधीन रहते हुए हमारे संविधान में संशोधन की शक्ति संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में निहित होती है। संविधान के संशोधन के लिए कोई पृथक निकाय नहीं है। संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं है। इसमें ये बात सामने आती है कि भारत के संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए संसद को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं।
इसमें ये कह सकते हैं कि जो पहला केशवानंद भारती विवाद 1973 में, उस न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर तो सकती है, परंतु संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय संसद को असीमित शक्तियों पर नियंत्रण करता है कि संसद को इतनी सारी शक्तियाँ नहीं हैं कि वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर दें। उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय संसद की असीमित शक्तियों पर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। केशवानंद भारती विवाद में दिए गए अपने निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स विवाद में दोहराया और अतः संवैधानिक दृष्टिकोण से आज भी ये निर्णय मान्य है। अब हम बात करेंगे संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधेयक की तरह है। अनुच्छेद 368 के उपबंधों में अधीन होते हुए भी संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक उसी प्रकार से पारित किए जाएंगे जैसे सामान्य विधेयक। दूसरे शब्दों में किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकने वाले अन्य विधेयकों के समान संशोधन किए जा सकते हैं। बस केवल अनुच्छेद 368 द्वारा उपेक्षित बहुमत आवश्यक है। इस बहुमत को छोड़कर के किसी भी अन्य विधेयक के ऐसे जैसे दोनों ही सदन द्वारा पारित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही अगला है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। यदि संसद के दोनों सदन किसी संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध पैदा होता है तो सामान्य विधेयक की प्रक्रिया की तरह ही इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद 102(1) में ये स्पष्ट होता है कि संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया सामान्य विधान के विधेयकों पर लागू होती है जो संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 के अधीन आते हैं। ये संविधान के संशोधन के लिए विधेयकों पर लागू नहीं होती है, उनके लिए अनुच्छेद 368(2) में पूर्ण प्रक्रिया है। इसके साथ ही अगली है जनमत की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान में जो संशोधन होता है उसके लिए जनमत संग्रह की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये नहीं है कि जनता के द्वारा उनसे ये राय पूछी जाए कि ये संविधान में संशोधन उपयुक्त है या नहीं है। इसके अलावा जहाँ पे है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में संविधान में विद्यमान है, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। ये भी एक संशोधन की विशेषता है कि हमारे संविधान में संशोधन अगर किया जाता है या कोई विधेयक संसद में लाया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसमें हम बात करेंगे 1971 के लिए किए गए अनुच्छेद 368 के 24वें संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति पर यह बाध्यता डाली जाती है कि विधानमंडल द्वारा पारित होकर संविधान संशोधन उसके समक्ष उपस्थित किए जाने के साथ साथ ही उपस्थिति बाध्यता की गई है और विधानमंडल द्वारा पारित संविधान संशोधन उसके समक्ष उपस्थित किए जाए तब वह उस विधेयक की अनुमति प्रदान करें। लास्ट में संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक की दशा में राष्ट्रपति की स्वीकृति की औपचारिकता बनाए रखी गई है, जिससे ये मालूम होता है कि संशोधन विधेयक किस तारीख से संविधान के भाग के रूप में प्रस्तुत है और राष्ट्रपति की विधेयक को अस्वीकृति करने की शक्ति छीन ली गई है। इसके साथ ही संविधान में संशोधन हेतु राज्यों की जो विधानमंडल हैं के पास पहल की शक्ति नहीं है कि वो उन पे कोई अपनी राय दे सकते हैं, राय बता सकते हैं। संघात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्य
राज्य विधानमंडलों को भी ये संविधान में संशोधन की पहल का अधिकार होता है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन के सभी प्रावधानों राज्य मंडलों की पुष्टि आवश्यक नहीं है। ऐसे अनुच्छेद बहुत कम है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन कम से कम आधे राज्यों विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर इसके संशोधन की जो पद्धति है, अगर हम उसकी आलोचना की बात करें तो आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आलोचनाएं हैं, क्या क्या अस्पष्टताएं हैं, त्रुटियां हैं, उनको हम बता सकते हैं कि क्या क्या है। कि पहली तो यह है कि यह राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं दी गई है, जबकि उनको पास पहल की शक्ति देनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों के विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। इसके अलावा प्रस्ताव की वापसी का भी अधिकार है। संविधान की इस बात को स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है कि यदि क्या संशोधन प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करने के बाद में उसे वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा जनता की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, जनता से ये राय नहीं मांग सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये चीज़ें आती हैं कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोक निर्णय या यूँ कहें कि जनमत संग्रह की व्यवस्था की जानी चाहिए, पर वो नहीं है। इसके साथ ही दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था नहीं है। संविधान में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद होने की स्थिति में उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। संविधान संशोधनों पर मतभेदों की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में व्यवस्था नहीं करता। जैसे कि हम बात करें साधारण विधेयकों के संबंध में मतभेद सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा और कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन के सुलझाने की व्यवस्था का अभाव होने के कारण राज्यसभा कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन कार्य में बाधा बन जाती है। और जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि 1970 में राज्यसभा के राजाओं के परिवर्ष उन्मूलन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया गया। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे 1978 की राज्यसभा के लोकसभा द्वारा पारित 44वें संविधान संशोधन की 5 धाराओं को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार से हम बात करेंगे 1989 में राज्यसभा के 64वें 65वें संविधान संशोधन को अस्वीकार किया गया। इस प्रकार से राज्यसभा अपने इस शक्ति के आधार पर जनमत को आकांक्षाओं के मार्ग में बाधा बन सकती है, परंतु कुछ इस प्रकार की कमियों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया अव्यवहारिक दृष्टि से भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया व्यवहारिक दृष्टि से ठीक और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। और भारत में भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण की वजह से जो मिश्रण पाया जाता है और जनता की मांग और परिस्थितियों के अनुसार उसमें अब तक के जो संशोधन किए जा चुके हैं वो अत्यंत ही अत्यधिक संशोधन संविधान द्वारा नष्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।